हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं पाठ 17 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 5 का पाठ है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए क्रमबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। आजकल निबंध लेखन के स्थान पर अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कराया जाता है। तो जो अनुच्छेद लेखन होता है, इसमें एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए हम एक क्रमबद्ध रूप प्रयोग करते हैं और ये लघु वाक्य समूह का भी प्रयोग करते हैं अनुच्छेद लेखन के लिए। और इसका मुख्य कार्य होता है कि एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिससे सभी वाक्य एक दूसरे से बंध जाएं और एक भी वाक्य अनावश्यक या बेकार नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आजकल हम निबंध लेखन की जगह अनुच्छेद लेखन लिखने का अभ्यास करते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं अनुच्छेद, उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर चलता रहता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को पहचानता है वह अपने जीवन में उन्नति करता है। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठते हैं, अपने दैनिक कार्य समय पर करते हैं तथा समय पर सोते हैं, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त करते हैं। जो आलस में आकर समय नष्ट करते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। समय बहुत मूल्यवान है और वह वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो समय है वह निरंतर चलता रहता है, किसी के लिए भी नहीं रुकता है और हमें समय के महत्व को पहचानना चाहिए। और अगर हम समय के महत्व को पहचान जाते हैं तभी हम जीवन में उन्नति कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो सुबह समय पर उठते हैं, अपना दैनिक कार्य समय पर करते हैं, समय पर सोते हैं, वह ज़रूर आगे चलकर सफल एवं उन्नति प्राप्त करते हैं। जो आलस में आकर समय नष्ट करते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय रहता है। ठीक है बच्चों, आगे जो समय है बहुत ज़्यादा मूल्यवान है और यह कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें समय के महत्व को पहचानना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, दूसरा अनुच्छेद पढ़ते अभ्यास का महत्व। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य कार्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्य को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का प्रयोग तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमें अभ्यास के बारे में बताया जा रहा है कि हम अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो कोई ऐसा कार्य जो हम नहीं कर सकते वो भी हम कर पाते हैं, परंतु हमें केवल हर रोज अभ्यास करना है। जो ईश्वर है सभी मनुष्य को समान बुद्धि दी है और बुद्धि का जिस प्रकार हम प्रयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन और एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या सीखी थी, उनमें निपुणता हासिल करी थी। इसी प्रकार से वरदराज ने भी, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास करके विद्या प्राप्त की और अनेकों ग्रंथ की रचना की। तो विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय पर निरंतर अभ्यास करना चाहिए, फिर उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से सभी विषयों में कुशलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, विद्यालय की प्रार्थना सभा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रार्थना सभा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक विद्यालय में सबसे पहले प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा में सभी विद्यार्थी व अध्यापक अध्यापिकाओं का सम्मिलित होना अत्यावश्यक होता है। तो जो प्रत्येक विद्यार्थी है उनको प्रार्थना सभा में ज़रूर रहना चाहिए, जो महत्वपूर्ण होता है बहुत सारा। और प्रत्येक विद्यालय में सबसे पहले प्रार्थना सभा होती है
और इस सभा में विद्यार्थी व अध्यापक अध्यापिकाओं का सम्मेलन होता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रार्थना सभा केवल ईश्वर का ध्यान करने के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह हमें अनुशासन भी सिखाती है। हमारे विद्यालय की प्रार्थना सभा में ईश्वर की आराधना के बाद किसी एक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा किसी विषय पर कविता, दोहे, विचार, भाषण, लघु नाटिका आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रार्थना सभा में पूर्ण अनुशासनबद्ध होकर विचारों को सुनना चाहिए। प्रार्थना सभा का अंत राष्ट्रगान से होता है। सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो प्रार्थना सभा होती है विद्यालय में केवल ईश्वर का ध्यान करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें अनुशासन भी सिखाती है। विद्यालय की प्रार्थना सभा में ईश्वर की आराधना के बाद एक कक्षा को कोई भी विद्यार्थी आता है, किसी विषय पर कविता, दोहे, विचार, भाषण या लघु नाटिका प्रस्तुत करते हैं। और जो प्रार्थना सभा होती है वो विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध रहना सिखाती है। विचार भी सुनते हैं हम प्रार्थना सभा में। और जो प्रार्थना सभा होती है उसके अंत में राष्ट्रगान किया जाता है और विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चौथा अनुच्छेद पढ़ते हैं, मीठी बोली का महत्व। वाणी ही मनुष्य को अप्रिय व प्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले तो वह सबका प्रिय बन जाता है, और उसके अनेक गुण होते हुए भी यदि उसकी बोली मीठी नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इस तथ्य को कोयल और कोए के उदाहरण द्वारा सबसे भली प्रकार से समझा जाता है। दोनों देखने में समान होते हैं, परंतु कोए की कर्कश आवाज और कोयल की मधुर बोली दोनों की अलग अलग पहचान बनाती है। इसलिए कोआ सबको अप्रिय और कोयल सबको प्रिय लगती है। मनुष्य अपनी मधुर वाणी से शत्रु को भी अपना बना सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत आदर पाता है। मधुर बोली से सुनने वाले व बोलने वाले दोनों के मन को शांति मिलती है। अंततः सभी को मीठी बोली बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर वाणी के बारे में बात हो रही है। वाणी जो होती है मनुष्य को अप्रिय और प्रिय बनाती है किसी के सामने। अगर मनुष्य मीठी वाणी बोलते हैं तो सब उन्हें पसंद करते हैं और उनके गुणों की तारीफ भी करते हैं। यहाँ पर जैसे उदाहरण लिया गया है कि कोयल और कोए की बात करते हैं। जो कोयल की बोली होती है वो मीठी होती है, इसलिए वह सभी को प्रिय होती है। अगर हम बात करें कोए की जो आवाज़ होती है वो कर्कश होती है, इसलिए किसी को पसंद नहीं होती, अप्रिय होती है सभी को। तो इसी प्रकार से हम भी अगर मीठी बोली बोलेंगे, अच्छी वाणी रखेंगे, तो जो शत्रु है उनको भी हम अपना मित्र बना सकते हैं और सभी लोग हमको पसंद करेंगे। इसलिए हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद। पांचवा, मोबाइल सहायक या मुसीबत। पढ़ते हैं इस अनुच्छेद को भी। आधुनिक युग में एक ऐसा चमत्कार हमारे सामने आया है जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बन गया है। इसका नाम है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन ने हमारे बहुत से काम आसान कर दिए हैं। हम सबको इस यंत्र ने बहुत ही नज़दीक लाकर रख दिया। आरंभ में इसका प्रयोग बात करने के लिए होता था, लेकिन अब तो इससे संदेश भेजना, फोटो व वीडियो भेजना, खरीदारी करना, पढ़ाई करना आदि बहुत से काम होने लगे हैं। हमारे जीवन को मोबाइल ने बहुत आसान बना दिया है, लेकिन दिन रात सुख दुख की तरह ही मोबाइल के भी लाभ हानियां हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आधुनिक युग है उसमें एक ऐसा चमत्कार चीज़ है, यानी कि मोबाइल फ़ोन है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मोबाइल फ़ोन की वजह से जो लोग हैं आपस में बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। पहले तो हम शुरुआत से मोबाइल फ़ोन को केवल बात करने के लिए प्रयोग करते हैं, पर जैसे जैसे तकनीकी परिवर्तन हुए उसके बाद मोबाइल फ़ोन का अब हम प्रयोग फ़ोटो भेजने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए और ख़रीदारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आदि कामों के लिए भी कर सकते हैं। परंतु मोबाइल फ़ोन के भी अपनी लाभ और कुछ हानियां भी होती हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। बच्चे मोबाइल का प्रयोग अधिकतर गेम खेलने के लिए कर रहे हैं, जिससे उनकी आंखों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मोबाइल फ़ोन का अधिक प्रयोग करने से लोग अपने घर के काम समय पर नहीं कर पा रहे हैं। उनका खाने पीने और छोटे छोटे काम करने का समय प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं अधिकतर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं गेम खेलने से। इनसे क्या हो रहा है, उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है, उनकी आंखें खराब हो रही है और वे घर के कामों में, पढ़ाई में ढंग से ध्यान नहीं देते।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया ने बड़ों से लेकर बच्चों तक को उलझा कर रख दिया है। ये मीडिया लोगों का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहा है, बच्चों को कम आयु में चश्मा लग रहा है और दूसरी अन्य प्रकार की शारीरिक व मानसिक बीमारियां फैल रही हैं। अंततः हम सबको अब यह सोचना होगा कि मोबाइल का प्रयोग कब और कितना करें जिससे कि वह सहायक बने, मुसीबत नहीं। तो आगे बताया जा रहा है जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ऐसे सोशल मीडिया है, केवल बच्चे नहीं बड़े लोग भी उसमें उलझ कर रह गए हैं, अपना बहुमूल्य समय बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा कमियां आ रही है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक बीमारियां भी फैल रही है। तो हम सबको यह सोचना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का जब ज़रूरी हो तभी प्रयोग करना चाहिए और मुसीबत ना बनाए मोबाइल फ़ोन को, केवल सहायक की तरह प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं अब। छठा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वच्छ भारत का सपना कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। वे कहते थे कि जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर निवास करते हैं। महात्मा गांधी के इस सपने को साकार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। इस अभियान का आरंभ उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर किया था। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि स्वच्छ भारत जो है वो सपना था महात्मा गांधी का और वे चाहते थे कि जो भारत है वह स्वच्छ बने। और जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान एक शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं झाड़ू पकड़कर सफाई कर इस अभियान आरंभ किया था। स्वयं झाड़ू पकड़कर उन्होंने लोगों को अपना संदेश दिया कि सफाई करने से कोई छोटा नहीं होता और उन्होंने समस्त भारतीयों से स्वच्छता को अपनाने की अपील की। हमारा देश गंदगी से भरा पड़ा है, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह अभियान सफल हो सकता है। स्कूल व घर में पानी की बोतल, चिप्स व बिस्कुट आदि के पैकेट या किसी भी अन्य प्रकार का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। अपने आसपास सफाई रखें और दूसरों को भी स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करें। ये सभी बातें इस अभियान से जुड़ी हुई हैं। यदि आप इस अभियान से प्रेरित होकर स्वच्छता को अपनाते हैं तो बीमारियां आपसे दूर भागेगी और आपका आर्थिक नुकसान नहीं होगा। आपका देश स्वच्छ होगा, आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। इसलिए आओ संकल्प लें कि हम स्वयं भी स्वच्छ रहेंगे और आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखने में अपना भरपूर सहयोग देंगे। आगे बताया जा रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उन्होंने स्वयं झाड़ू पकड़कर इस अभियान की शुरुआत की थी और यह भी संदेश दिया था कि सफाई करने से कोई छोटा नहीं होता और समस्त भारतीयों को स्वच्छता को अपनाने की अपील की थी। हमारा देश बहुत गंदा है, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी हम ये अभियान को सफल बना पाएंगे। स्कूल व घर में पानी की बोतल, चिप्स व बिस्कुट के पैकेट और अन्य जो भी गंदगी होती है, कूड़ा कचरा होता है, उसको केवल हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। आसपास सफाई रखनी चाहिए, दूसरों को भी स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आसपास में अगर सफाई रहेगी तो बीमारियां भी नहीं फैलेगी और आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा, देश स्वच्छ बनेगा और वातावरण भी अच्छा रहेगा और हमें इस चीज़ में पूरा भरपूर सहयोग देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। 7वां, कंप्यूटर आज की आवश्यकता। कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। कंप्यूटर की उपयोगिता, उसकी व्यापकता, लोकप्रियता और आवश्यकता हमारे समस्त सामाजिक व्यापारिक जीवन में बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर विज्ञान ने आज साधारण से साधारण और उच्च से उच्च व्यक्ति और वर्ग को इतना प्रभावित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति में उसके संबंध में कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। जो लोग कंप्यूटर के संबंध में कुछ भी नहीं जानते वे भी मान लेते हैं कि अनजानी और दूरूह समस्याओं और उलझनों का उपचार हम शीघ्र ही कंप्यूटर की सहायता से ढूंढ लेंगे।
तो यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। कंप्यूटर एक आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। कंप्यूटर काफ़ी सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है, उसकी व्यापकता है, लोकप्रियता, आवश्यकता है। और जो कंप्यूटर है आज साधारण से साधारण और उच्च से उच्च व्यक्ति भी इसके उपयोग से प्रभावित है। सब लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसके संबंध में कुछ जानता है, सीखने की जिज्ञासा रखता है। जो लोग कंप्यूटर के संबंध में कुछ भी नहीं जानते वे भी मान लेते हैं कि अनजानी समस्याओं या उलझनों का उपचार उन्हें शीघ्र कंप्यूटर के माध्यम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज कंप्यूटर की शक्ति सर्वत्र हावी है। कल कारखानों, व्यापारिक संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों से लेकर शैक्षिक संस्थानों और चिकित्सा केंद्रों में भी उसने अपना वर्चस्व और अपनी उपयोगिता की धाक जमा ली है। साथ ही कंप्यूटर न्यायालयों में काम करने वाले हमारे अधिवक्ताओं की भी बहुत सी समस्याएं सुलझा रहा है। कब किस मामले में देश के किस न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, इसका संपूर्ण विवरण बात ही बात में प्रस्तुत करके सूक्ष्म कानूनी गुत्थियों को सुलझा देने में कंप्यूटर अत्यंत सहायक होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर है उसकी शक्ति सर्वत्र हावी है और ये काफ़ी जगहों पर प्रयोग किया जाता है, इसकी उपयोग किया जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, शैक्षिक संस्थानों, चिकित्सक केंद्रों, बहुत सारी जगहों में। और जो कंप्यूटर न्यायालयों में भी काम करने वाले लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। और काफ़ी सारे देश के ऐसे मामले होते हैं, न्यायालय होते हैं, उनमें भी कंप्यूटर के माध्यम से कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव को देखकर भी हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वह कभी भी मानव मस्तिष्क का स्थान ले सकेगा, क्योंकि वह केवल वे ही परिणाम और सूचनाएं दे सकेगा जिनका मसौदा उसमें भरा जाएगा। मानव मस्तिष्क में चेतना, ज्ञान, इच्छा और कर्म की जो श्रृंखला है उसे पाना कंप्यूटर के वश की बात नहीं है। फिर भी यह निर्विवाद है कि कंप्यूटर अनेक दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और संकटों से मनुष्य जाति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उसके दैनिक कार्यों में भरपूर सहायता कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। आगे बता रहे हैं जो कंप्यूटर है इसका बढ़ता प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं, परंतु हम यह नहीं मान सकते कि ये मानव मस्तिष्क का स्थान ले सकता है, क्योंकि यह केवल ऐसे परिणाम सूचनाएं देता है जो इसके अंदर मौजूद है। और जो मानव मस्तिष्क है उसके अंदर चेतना, ज्ञान, इच्छा, कर्म, ये सभी चीज़ें होती हैं जिसको कंप्यूटर के अंदर आना या उसके वश की बात नहीं है ये सारी चीज़ें। और जो कंप्यूटर है अनेक दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, संकटों, ये सभी चीज़ों से मनुष्य जाति की रक्षा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दैनिक कार्यों में भी हमारी बहुत सहायता करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला अनुच्छेद 8वां, हमारा देश भारत। हमारे देश का नाम भारत है। यह अत्यंत प्राचीन तथा विशाल है। इसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट था। प्राचीन समय में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति बहुत पुरानी और प्रसिद्ध है। हमारा भारतवर्ष उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हमारा देश तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पर्वतराज हिमालय तो इसके मुकुट की भांति सुशोभित है। हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदियां हमारे देश की धरती को हरा भरा करती हैं। तो यहाँ पर हमारे देश भारत के बारे में बताया जा रहा है। इसका प्राचीन नाम जो था वो आर्यभट्ट था और ये प्राचीन है, विशाल है और इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इसकी सभ्यता और संस्कृति बहुत ज़्यादा पुरानी है। जो भारतवर्ष है इसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में कन्याकुमारी है और देश में तीनों ओर से समुद्र घिरा हुआ है। जो हिमालय है इसके मुकुट की भांति काम करता है और हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदियाँ हमारे देश को हरा भरा बनाती है। हमारे देश को महापुरुषों की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों,
महापुरुषों और साधु संतों के ने जन्म लिया है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। हमारे देश को महापुरुषों की धरती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जैसे कि अभी मैंने नाम पढ़े। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में अनेक विभिन्नताएं होते हुए भी यहाँ एकता पाई जाती है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अंततः यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ अनेकता में एकता पाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में काफी उन्नति कर ली है। हमें अपने देश पर गर्व है। फिर आगे बताया जा रहा है कि अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है और हमारे देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और जो सभी धर्म है उनको समान समझा जाता है। विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। अनेकता में एकता पाई जाती है और स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने काफ़ी तरक्की कर ली है और हमें अपने देश पर गर्व है। ठीक है बच्चों। अभ्यास, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। दिए गए तथ्यों पर लघु निबंध लिखिए। यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर आपको निबंध लिखना है। आप ये कार्य स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों। क, समाचार पत्र। ख, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। ग, मेरी यात्रा। घ, आदर्श पत्र। अड़, मेरा यादगार सफर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।